नमस्कार, मैं उमेश कुमार आप सभी के बीच में फिर से उपस्थित हूँ। हम लोगों ने बहुत ही देर कर दिया है ना, क्योंकि बीच में वीडियो नहीं आ रहे थे। कारण था कि हमारे जो टेक्नीशियन थे है ना, वो हजारीबाग में नहीं थे, वो कहीं किन्हीं कारणों से बाहर गए हुए थे। अब वो पुनः हजारीबाग में आ गए हैं, तो अब से रेगुलर वीडियो फिर से जाएगा और आप लोगों को अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट देने का कोशिश किया जाएगा हमारे नेक्स्ट जेन स्कॉलर सब की तरफ से। ओके, तो आप लोग को समय ज्यादा खराब नहीं करते हुए आज का हम लोग जो टॉपिक चुने हैं वो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि चैप्टर नंबर 6 या 7 है हमारा 12th क्लास का, है ना। तो आप इसे जो जो भी क्वेश्चंस नीट में पूछे गए हैं उनमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को हम लोगों ने उठाया है, वो और सिर्फ किससे, सिर्फ और सिर्फ लेंज लॉ और फैराडेज लॉ से उठाए हैं, है ना। तो हम लोग आप लोग का समय ना बर्बाद करेंगे और आगे चलते हैं और सीधा क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ओके, तो आप लोग क्वेश्चन को देखिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। बोल रहा है साइकिल व्हील ऑफ रेडियस 0.5 मीटर इज रोटेटेड विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकेंड in a region of magnetic field 0.1 Tesla which is perpendicular to the wheel and the EMF generated between its center and the rim। बोल रहा है कि एक रिम है जो कि परपेंडिकुलर रखा गया है किस पर, तो मैग्नेटिक फील्ड पर। अभी जब आप मैग्नेटिक फील्ड पर आप किसी रिम को परपेंडिकुलर रखें, मतलब इस तरह से समझिए ये रिम है हमारा, ये रिम है और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ऐसे है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो रिम का जो एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो एंगल बनेगा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। ओके, तो अब ऐसे केस में यदि आप देखोगे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको निकालना है। ओके, आप इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, इंड्यूस्ड EMF between center and rim of cycle, rim of cycle कितना होता है। आपको आप इस फॉर्मूले को जब ड्राइव करोगे तो आएगा b ओमेगा r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो यहां पे आप गिवन में देखोगे तो रेडियस दिया हुआ है, मतलब r दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया, एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है 10 रेडियन पर सेकेंड और मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है 0.1 टेस्ला। तीनों का तीनों गिवन है, आप सिर्फ यहां पे पुट कर दो तो ये आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला इनटू एंगुलर वेलोसिटी कितना है 10 और ये रेडियस कितना है 0.5 मीटर। सब के सब किसमें है, SI यूनिट में है, तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया डिवाइडेड बाय 2। जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो 0.1 और ये 10 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कितना होगा यहाँ पे इसका 0.5 का स्क्वायर कितना होता है 0.25 डिवाइड बाय 2 वोल्ट। क्योंकि ये ईएमएफ निकाल रहे हैं तो किसमें आएगा, वोल्ट में आएगा। तो इसका जब डिवाइड कीजिएगा कितना आएगा 0.125 वोल्ट आएगा। तो इसमें आंसर कौन सा लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बाकी बात आपको लग रहा है कि ये फॉर्मूला अभी आप लोगों को ड्राइव करना है तो हमारा जो ऑफलाइन क्लासेस है नेक्स्ट जेन स्कॉलर सब में आप उसको आप ज्वाइन कीजिए, है ना। आप लोगों के अच्छा से अच्छा पढ़ाया जाएगा, यहाँ पर क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइजेशन नहीं, और आपको जो स्कोर जो आएगा ना वो आपको और भी स्टूडेंट से अलग आएगा। यहाँ पर आप एक बार जरूर हमारे ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करें। और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप इसका सोल्यूशन देख लीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोल रहा है कि 800 टर्न कॉइल ऑफ इफेक्टिव रेडियस 0.05 मीटर स्क्वायर इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी दिया हुआ है, देखिए क्या क्या दिया हुआ है। बोल रहा है एक 800 टर्न वाला कॉइल का जिसका इफेक्टिव एरिया दिया हुआ है 0.05 मीटर स्क्वायर। ओके,
वो जो परपेंडिकुलर रखा गया है मैग्नेटिक फील्ड पर, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 into 10 to the power -5 टेस्ला। When the plane of the coil is rotated by 90 डिग्री, है ना, in any of its coplanar axis 0.1 सेकेंड, मतलब क्वाइल को रोटेट किया गया 90 डिग्री से कितना सेकेंड में, कितना सेकेंड लगा रोटेट करने में, 0.1 सेकेंड लगा। तो बोल रहा है ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना हुआ क्वाइल में। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, तो लेंज लॉ क्या कहता है कि आप किसी भी ईएमएफ यदि इंड्यूस्ड होता है वो तो क्या होता है -n d∅/dt, है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। या इन नेगेटिव साइन क्या करता है, आपको पता है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो अपने ही कॉज को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, जिसके कारण वो पैदा हो रहा है उसी को क्या करता है, अपोज करता है, इसलिए यहाँ पे साइन क्या लगता है, नेगेटिव साइन लगता है। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू, आप इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा ∅2 - ∅1 बाय टाइम टेकन, तो टाइम टेकन कितना t। ओके, तो अब यहां पे दिया हुआ है कि नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ, यहां पे E इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मान लीजिए, यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है 800। ओके, और जो इफेक्टिव एरिया दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.05 मीटर स्क्वायर, और जो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 × 10⁻⁵ टेस्ला। और अच्छा आपको पता है फ्लक्स, तो इनिशियल फ्लक्स जब ये क्वाइल क्या रखा गया था, परपेंडिकुलर रखा गया था मैग्नेटिक फील्ड का, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का जब ये परपेंडिकुलर रखा गया था तो इनिशियल कंडीशन में हम मान लेते हैं फ्लक्स कितना जनरेट हो रहा है ∅1, तो ये हो जाएगा BA cos θ1। तो अब देखिए यदि ये परपेंडिकुलर रखा गया है, क्या रखा गया है, परपेंडिकुलर रखा गया है, इसका मतलब जो एरिया वेक्टर है वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का पैरेलल होगा, मतलब ये जो थीटा है वो कितना बनाएगा 0 डिग्री, ये यहाँ पे θ1 कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, इसका मतलब जो फ्लक्स हो जाएगा कितना BA हो जाएगा। ओके, नाउ यदि क्वाइल को रोटेट किया गया 90 डिग्री से तो फ्लक्स चेंज होगा, अब फ्लक्स चेंज होगा तो उसको मान लेते हैं ∅2, है ना, तो ये ∅2 हो गया, ∅2 फिर BA cos θ2। इस बार यदि क्वाइल को रोटेट किया गया 90 डिग्री से तो इसका मतलब जो क्वाइल का जो इफेक्टिव एरिया है ना, वो हो जाएगा पैरेलल, किसका पैरेलल हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का, लेकिन उसका एरिया वेक्टर कितना एंगल बनाएगा, जस्ट 90 डिग्री बनाएगा, तो इसका मतलब इस बार थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो इस बार हो जाएगा ये BA cos 90, और cos 90 का वैल्यू पता है ना आपको क्या होता है 0, तो फ्लक्स ∅2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। अब हम काम करते हैं, सारा डेटा को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो पुट कीजिएगा तो ईएमएफ कितना जनरेट हो जाएगा, माइनस रहने दीजिए, नंबर ऑफ टर्न्स टोटल कितना है 800 है, तो 800 रहने दीजिए। ओके, ∅2 का वैल्यू कितना है 0, तो 0 रहने दीजिए, माइनस, और ∅1 का वैल्यू कितना है BA, तो ये BA रहने दीजिए, और कितना समय लगाया इसको रोटेट होने में 0.1 सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये कितना हो जाएगा 0.1। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा 800। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है 5 × 10⁻⁵ और एरिया दिया हुआ है कितना आपका 0.05 डिवाइडेड बाय 0.1, ये किस में आएगा वोल्ट में आएगा, क्योंकि ये ईएमएफ आपको निकालना है, तो आप इसको आप सॉल्व कीजिए तो आप देखिएगा कि यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 2 डेसिमल है, खत्म हो जाएगा, है ना, तो अब कितना बचेगा देखिए 5 × 5 कितना हो जाएगा 25, और ये 8 पहले से यहाँ पर है, और ये 10 टू दी पावर, ये डेसिमल हटेगा तो यहाँ भी एक पावर क्या जाएगा घट जाएगा, -4 हो जाएगा। ओके, आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 25 80 कितना होता है 200 × 10⁻⁴,
तो देख लीजिएगा ये 2 जीरो है, यहाँ पे 10 के पावर कितना है -4 है, तो आएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 वोल्ट। और इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो आपको ये आएगा, ये आ जाएगा वैल्यू 0.02 वोल्ट आएगा, 0.02 वोल्ट आएगा। तो आप इसको एक्सप्लेनेशन को देखिए, और अभी सिंपल बेसिक क्वेश्चन है ये सब, है ना, बहुत ही भास्ट क्वेश्चन नहीं है, सिंपल एक ही टॉपिक से है, वो भी क्या है, लेंज लॉ और फैराडेज लॉ। तो आप लोगों को अभी लेंज लॉ और फैराडेज लॉ यदि अच्छे से समझ में नहीं आया है और आप समझना चाहते हैं, तो स्कॉलर्स जो हमारा जो चैनल है उसको ज्वाइन करें और सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल्स को, और लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करें। और यदि अच्छे से समझना है आपको, सच में यदि वो नीट एग्जाम क्लियर करना है या फिर जेई एग्जाम क्लियर करना है, तो हमारा जो ऑफलाइन क्लासेस चल रहा है हजारीबाग में, उसको जरूर ज्वाइन करें। बहुत ही नॉमिनल फी रखा गया है हमारे कोचिंग संस्थान की ओर से। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। इसको एक बार आप लोग जरूर देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है एक लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ डायमीटर 0.1 मीटर हाइट 2 इंटू 10 टू दी पावर 4 टन्स पर मीटर। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एक सोलेनॉइड है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर दिया हुआ है, मतलब स्मॉल n का वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू दी पावर 4 टर्न्स, मतलब पर मीटर। ये क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर दिया हुआ है। एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड एक कॉइल ऑफ कितना 100 टर्न्स एंड द रेडियस 0.01 मीटर इज प्लेस्ड विद द एक्सिस ऑफ कोसाइडिंग एक्सिस एंड द करंट reduces to, यहाँ पे द करंट छूट गया, यहाँ पर द करंट reduces at constant rate 0 to 0 एम्पियर फ्रॉम 4 एम्पियर। मतलब पहले कितना करंट था, 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था, उसके बाद उसको धीरे धीरे कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करते करते कहां तक ले गया, 0 एम्पियर तक ले गया। तो बोल रहा है कि जो अंदर रखा गया कॉइल है, और ये कितना समय में हुआ, 0.05 सेकेंड में हुआ। तो बोला इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज, कितना रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 पाई स्क्वायर ओम, द टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल ड्यूरिंग द दिस टाइम। तो बोल रहा है देखिए आप इसमें चार्ज का वैल्यू आपसे निकालने बोल रहा है, तो आप लोग ये चीज रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं यहीं पर बैठे बैठे, इसको बाद में आप देखिएगा। ओके, सीधा रिलेशन एक ड्राइव करते हैं हम लोग। जैसे कि आपको पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका डी फाई अपॉन डी टी। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हम कर रहे हैं। ओके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब यदि आप E इज इक्वल टू देखा जाए तो ये क्या होता है आई आर, और आई क्या होता है चेंज, ये क्या है द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। तो ये चार्ज पर यूनिट टाइम इनटू रेडियस, ये ईएमएफ। कुल मिला के ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों क्या है, बराबर। ये दो इक्वेशन बराबर है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल क्यू अपॉन डेल टी इंटू आर इज इक्वल टू, ये क्या है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो ये चेंज इन टाइम क्या हो जाएगा, कैंसल। तो यदि आप चार्ज निकालना चाहते हैं तो आ जाएगा डेल फाई बाय आर। तो यदि आप कुल मिला के ऐसा सोचिए कि आप चेंज इन या फिर टोटल चार्ज निकालना चाहते हैं कॉइल के थ्रू, तो आप क्या निकाल लीजिए, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स निकालिए। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स निकालिएगा कैसे, आपको पता है इनिशियली, मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए आपको करना पड़ेगा क्या, फाई 2 माइनस फाई 1 डिवाइडेड बाय, बस इतना ही निकालना है आपको, इससे ज्यादा कुछ निकालना भी नहीं है। ये फाई 2 माइनस फाई 1 डिवाइड बाय, इसलिए चार्ज का वैल्यू कितना हो जाएगा, डेल क्यू इज इक्वल टू फाई 2 माइनस फाई 1 डिवाइड बाय आर। ओके, जगह नहीं है, आप एक बार इसको देखिए,
उसके बाद सीधा हम फार्मूला लिखेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ओके, तो ये फार्मूला कहां से आ रहा है आप देख लीजिए ना, ऐसे हम लोग ड्राइव कर सकते हैं इस फार्मूले को। तो चलते हैं और इसको एक काम करते हैं, इसको पूरे के पूरा क्लीन करते हैं हम लोग और सीधा फार्मूला लिखते हैं कि चार्ज का वैल्यू कितना होगा। डेल क्यू इज इक्वल टू होगा चेंज इन फ्लक्स बाय आर। ये क्या मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो ये सीधा सीधी क्या हो जाएगा φ2 माइनस φ1 अपॉन आर। अब φ2 कहने का मतलब क्या हुआ, तो देख लीजिए ये बोल रहा है कि करंट कितना है 4 एम्पियर है। शुरू में देखिए कुछ इस तरह से, ये बड़ा कॉइल है ना, इसमें शुरू में 4 एम्पियर करंट जा रहा था और जो इसका जो इफेक्टिव एरिया है वो कितना दिया हुआ है, इसका एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर या रेडियस दिया हुआ, डायमीटर दिया हुआ है। ओके, ये डायमीटर दिया हुआ तो इसका एरिया भी बड़ा होगा। इसका डायमीटर दिया हुआ 0.1 मीटर। ओके, अब ये बोल रहा है कि यहां पर एक छोटा सा इसी के एक्सिस, ये जो एक्सिस है इसी के एक्सिस में एक छोटा सा कॉइल रखा गया है जिसका नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, छोटा सा कॉइल का 100 है, 100 टर्न्स है। कितना टर्न्स है, और इसका जो रेडियस है वो रेडियस दिया हुआ है 0.01 मीटर। ओके, तो इसमें कितना फ्लक्स लिंक होगा, तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द आउटर सोलेनॉइड, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय, ये तो इक्वेशन बाद में यूज कर लेंगे हम लोग, ये B1 मान लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय आउटर कॉइल, क्या हो जाएगा म्यू नॉट एन आई। यहां पर क्या होता है इसका वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7। देखिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना दिया हुआ है इसका आउटर कॉइल का 2 इंटू 10 टू दी पावर 4। ओके, और करंट का वैल्यू कितना दे रहा है शुरू में, पहले कितना था 4 एम्पियर था, तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसको आप मल्टीप्लाई 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, और ये 16 दूनी 32 से की बात कीजिए, 32 पाई इंटू 10 टू दी पावर, देख लीजिए -7 और यहां पे कितना है +4 है, तो ये -3, इतना टेस्ला आया। ओके, तो फ्लक्स कितना लिंक करेगा, तो आपको पता है B इंटू ए, क्योंकि ये क्या रखा गया है परपेंडिकुलर रखा गया है, तो वापस फिर एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा आपका 0 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा B1 इंटू एरिया। तो ये आप देख लीजिए, ये जो इससे जो निकलने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां पे लिंक हो रहा है, छोटा कॉइल का, तो एरिया किसका लेंगे छोटा कॉइल का लेंगे, ना कि बड़का कॉइल का लेंगे, है ना। तो ये B1 का वैल्यू आपको पता है 32 पाई इंटू 10 के पावर -3 इंटू एरिया आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कहने का मतलब कितना हो गया, छोटा कॉइल का जो एरिया रेडियस कितना 0.01, तो ये 0.01 का स्क्वायर, 0.01 का स्क्वायर आप ले लो, ये आ जाएगा आपका फ्लक्स। अच्छा, क्या अब ये बोला कि करंट का वैल्यू कितना हो गया 0, यदि करंट का वैल्यू अब घट के कितना हो गया 0 हो गया, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड जो B2 है वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और करस्पॉन्डिंग φ2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये काम कर लीजिए, यहां पर यदि आपको निकालना है चेंज इन चार्ज निकालना है आपको, तो ये क्या करना पड़ेगा, φ2 का वैल्यू 0 है माइनस, और ये क्या लेना है φ1 का वैल्यू 32 पाई इंटू 10 टू दी पावर -3, और ये फिर कितना है पाई इंटू 0.01 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना दिया हुआ है 10 पाई स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये 10 पाई स्क्वायर, और ये क्या लेना है इसका मैग्नीट्यूड लेना था, तो ये मैग्नीट्यूड नेगेटिव साइन का यहाँ कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। आप इसे सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए, तो ये हो जाएगा पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसल, क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा, है ना, यहां पर 4 पाई, ओके,
इसमें 2 पाई आएगा ना, ये आपका जो है ना ये आएगा 32। सॉल्व करिएगा, आप इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो मैं आपको बता रहा हूं क्या आ जाएगा। इसमें 32 है, ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 10 के पावर -3 है, 16 दूनी 32 है ना, ये आपका 10 के पावर में एक खत्म, हाँ ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा, 32 है ना, और 10 के पावर -6 बचेगा है ना, तो ये कितना हो जाएगा, सिर्फ 32 बचेगा। पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसको आप सॉल्व कीजिए ना, ये पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा है ना, ऊपर से ये आपका कितना है 10 के पावर -4 है, ऊपर से एक सॉरी हाँ 10 के पावर -4 है, और ये आपका 10 के पावर कितना है -3, तो कितना हो जाएगा -4 -3 -7, एक नीचे ऊपर से 10 ऑलरेडी है ना, तो ये कट जाएगा, कटने के बाद आपको कितना बचेगा, माइक्रो कूलम में आंसर आएगा। चूंकि ये क्या निकाल रहे हैं आप, चार्ज निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, चार्ज, तो ये आपका वैल्यू आएगा 32 माइक्रो कूलम। कितना आएगा, 32 माइक्रो कूलम। इसका आप कैलकुलेशन अच्छे से देखिएगा, आंसर वही आएगा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन देख लीजिए। बोल रहा है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिस्ट्रिक्टेड विदिन द रीजन ऑफ रेडियस आर, ये स्मॉल आर होगा यहां पर, ओके। द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विथ द टाइम्स एट ए रेट ऑफ dB/dt है ना, इन लूप 1, जबकि रेडियस जो ए वाला रेडियस है, ये क्या है, बड़ा है, किससे, स्मॉल से। आप ये इसमें देख लीजिए, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है सिर्फ इतना ही में रिस्ट्रिक्टेड है, इधर मैग्नेटिक फील्ड लूप 1 के बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इसका मतलब जो भी मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होगा या तो फिर ईएमएफ एसोसिएटेड होगा, लूप 1 के ही अक्रॉस होगा, लूप 2 के अक्रॉस नहीं होगा। और साइड ऑफ दी लूप 1 मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है, 0 है, क्योंकि दे आर मैग्नेटिक फील्ड इज रिस्ट्रिक्टेड विद इन द रेडियस ऑफ स्मॉल आर, ओके। तो बोल रहा है कि द लूप 1 द रेडियस ये दिया हुआ है, encloses the region R and the loop 2 of the radius R outside of the region, magnetic field as shown in the figure, the below then the EMF generated is। अच्छा, EMF जनरेट कितना होगा आप बताइए, EMF कितना होना चाहिए, d phi by dt, और आपको पता है phi इज इक्वल टू क्या होगा, b इंटू ए होगा। तो एक काम कीजिए, यहां पे e का वैल्यू रख लीजिए, माइनस डी फाई का वैल्यू बी ए अपॉन डी टी। एक काम करते हैं, यहां पर ना एरिया तो कांस्टेंट है, तो एरिया को बाहर कर लीजिए, ठीक है। तो आप ये अब देखिए एरिया क्या हो जाएगा, अभी स्मॉल रीजन वाला लेंगे हम लोग, अंदर वाला, तो क्या आ जाएगा ये -πr² इंटू dB/dt। ये किसमें, लूप 1 में, लूप 1 में इतने ना आएगा, क्योंकि इसका इसी के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड रिस्ट्रिक्टेड है, इससे बाहर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 है। तो लूप 2 में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, लूप 2 में ईएमएफ जनरेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द लूप 1। इसका मतलब इसमें से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ये वाला होगा -dB/dt इंटू πr² इन लूप 1 एंड 0 इन लूप 2, ओके। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, ओके। आप इसको देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर, एक पेज खाली छोड़ दिए थे क्या ये, ओके। बोल रहा है an electron moves in a straight line path xy as shown in the figure abcd coil adjacent to the path of the electron, what will be the, ऐसे देखिए क्या कह रहा है, देखिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पाथ में जा रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, और एक यहाँ पे क्वाइल रखा गया है जो कि सर्कुलर क्वाइल है। तो आपको पता है यदि ये चार्ज पास हो रहा है तो मतलब करंट मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करेगा,
और जब मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करेगा तो जैसे जैसे कॉइल के पास आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते जाएगा, और जैसे कॉइल से दूर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू घटेगा। ओके, तो आपको पता है लेंज लॉ क्या कहता है? लेंज लॉ कहता है EMF इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, मतलब अपने ही कॉज को क्या करता है? अपोज करता है। तो सोचिए इधर से एक करंट, इधर से चार्ज आ रहा है इस तरफ, तो जो इसमें जो करंट जनरेट होगा जस्ट इसका अपोजिट होगा, इधर होगा एंटी क्लॉकवाइज। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अप्रोच करेगा सर्कुलर कॉइल को, वैसे वैसे करंट का भी वैल्यू बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू बढ़ेगा, और करंट जिसके कारण जनरेट हो रहा है उसी को क्या करेगा? अपोज करेगा। तो मान लीजिए डायरेक्शन ऑफ चार्ज इधर है, तो करंट क्या हो जाएगा? इसको अपोज करने के लिए जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ओके, अब ये जैसे यहां से इस सेक्शन के बाद देखिएगा, अब यहां से इलेक्ट्रॉन दूर जाने लगा, तो इसको दूर नहीं जाने देगा, क्योंकि इसके दूर जाने से क्या चेंज हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और यही तो नहीं चाहता कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो, उसके अपने कॉज को ही क्या करता है? अपोज करता है। इसका मतलब इस बार करंट क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब ये करंट, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, जब ये अप्रोच कर रहा था, जब ये अप्रोच कर रहा था, अप्रोचेस, जब इसे दूर जाएगा, है ना, यहां से दूर जाएगा, तो ये क्या करेगा कि करंट क्या हो जाएगा? रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा? रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगा, और इसको क्या करेगा? दूर जाने से रोकेगा कि आप दूर मत जाओ, ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ना हो कॉइल के अक्रॉस। तो कुल मिला के यहाँ पे देख लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बोल रहा है द करंट विल बी रिवर्स इट्स डायरेक्शन एज द इलेक्ट्रॉन गोज पास्ट द सर्कल। जैसे जैसे, है ना, सर्कल से दूर जाएगा, वैसे वैसे क्या हो जाएगा? करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। पहले क्या था? पहले था एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज था, अब क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो दूर जाएगा। तो ओके, आप ऐसे भी आप इसको चेक कर सकते हैं, जैसे कि मान लेते आप यदि आप एक्सपेरिमेंट पढ़े होंगे, तो ऐसे था, ये गैल्वेनोमीटर था, है ना, ये आपका एल नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल मैग्नेट है। यदि आप इसको पास ला रहे हैं, है ना, तो ये कैसे काम करेगा? नॉर्थ पोल कैसा काम करेगा? और रिपेल कर देगा, इसको पास आने से रोकेगा, है ना, और करंट जो किधर हो जाएगा? इधर, है ना। यदि आप इसमें से आप ऐसे कर लो, ये गैल्वेनोमीटर है, ये आपका नॉर्थ और ये साउथ, आप इसको आप दूर ले जा रहे हो, तो ये कैसे काम करेगा? साउथ पोल। तो देखिए ये अपोजिट पोल क्रिएट कर देगा, तो इसको दूर जाने से क्या करेगा? अपोज करेगा। तो कुल मिला के ऐसा है ना कि अपने ही कॉज को, सॉरी, जिसके कारण वो पैदा हो रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट, उसी को क्या करता है? अपोज करता है। तो जब ये पास आ रहा था यहां पर, तो ये क्या? एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा, सॉरी क्लॉकवाइज करंट जा रहा था, फ्लो हो रहा था। अब जैसे ही कॉइल से दूर जाएगा इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या हो गया? जस्ट रिवर्स हो जा रहा है डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन क्या हो जा रहा है? रिवर्स। पास आ रहा है तो कुछ और डायरेक्शन है, दूर जा रहा है तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, तो ये हमारे 5 क्वेश्चन ही लिए गए हैं, क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा लंबा हो जाने से, है ना, थोड़ा दिक्कत होती है, अपलोड करने में भी और दिक्कत होता है ना, उसको एडिट करने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो कुल मिलाकर ऐसा है कि हम लोग अब जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल के लिए इतना ही रहने दीजिए, और यदि आप लोग को सच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो हमारा ऑफलाइन क्लासेस जरूर ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार।